गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रमेश कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं तुम सबका अपने इस YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु में। आज हम लोग यहां पर यूपी बोर्ड क्लास 11 का रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर परमाणु संरचना इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि यह चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना इसको समझे सब कुछ रसायन विज्ञान समझ पाना आसान नहीं होगा। तो सारे बच्चों से मैं फिर कहूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं लगातार अपने वीडियोज इस पर डालता रहूंगा, जिससे कि तुम्हारे जब तक कि ये कोविड-19 का दौर चल रहा है, क्लासेस तुम्हारी लगातार रेगुलर चलती रहे, तुमको डिस्टर्बेंस ना हो। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो कर लें और कॉपी किताब लेकर बैठे। तो शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। बच्चों, केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ एक शब्द हैं जिनको लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, खासतौर से हाई स्कूल से आए हुए बच्चे, तुम लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं वहां पर उन शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं: तत्व, पदार्थ, यौगिक, परमाणु, अणु, ये सब क्या है? इन शब्दों का अक्सर इस्तेमाल होता है और बस यहीं से तुम्हारी घबराहट शुरू हो जाती है। जहां इनके नाम सुने लगता है कि क्या हुआ आ गया, कौन सी बड़ी चीज आ गई। तो यहां मैं इस चीज को क्लियर करूं, आज पहले समझाने जा रहा हूं। तत्व क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। अक्सर तुम लोग लिखते हो, परिभाषाएं लिखते हो, भाषा लिखते हो, जहां मर्जी वहां तत्व लिख दिया, जहां मर्जी वहां पदार्थ लिख दिया। देखो बेटा, तत्व और पदार्थ ये दो अलग अलग चीजें। तत्व और पदार्थ में आप ऐसे समझो जैसे एक चाक का टुकड़ा मेरे पास है। इस चाक के टुकड़े को हमने तोड़ दिया तो वो दो टुकड़े हो गए, और तोड़ दिया और तोड़ दिया, तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए तो वो पाउडर जैसा बन जाएगा। पीस दिया उसको रगड़ के तो वो पाउडर बन गया। पाउडर के एक दाने को उठाइए, उसको भी तोड़ दीजिए और रगड़ दीजिए और मैन टूट जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसको तोड़ते जाएंगे इसका साइज जरूर छोटा होता जाएगा, लेकिन चाक पहले भी बोर्ड पर लिखने पर सफेद रंग की लिखती थी, चलती थी। छोटा टुकड़ा चाक का हो जाएगा तो भी लिखोगे तो भी वो सफेद रंग की, जैसे बोर्ड पर लिखा जाता था वैसे ही लिखा जाएगा उसमें। या जो भी चाक के, जो बड़ी चाक के गुण थे वही उस छोटे टुकड़े के भी गुण होंगे। चाक चाक है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। लेकिन तोड़ते 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 उसको पाउडर बनाते चले जाए, बनाते चले जाए, एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई तो एक ऐसा कण होगा जो आखिरी होगा, जिसको तोड़ने के बाद वो लास्ट पॉइंट होगा जो नहीं टूटेगा। तो उस कण को तोड़ते तोड़ते लास्ट में, जिसके अंदर चाक के सारे गुण हैं, है तो चाक वो भी, लेकिन इतना छोटा टुकड़ा हो गया, इतना छोटा टुकड़ा हो गया कि अब उसको तोड़ना संभव नहीं है। तो चाक एक पदार्थ है, एक यौगिक है। तो इस यौगिक का वो सबसे छोटा कण जिसको आप तोड़ देंगे तो फिर वो चाक नहीं रह जाएगी, फिर वो चीज कुछ और हो जाएगी। तो यौगिक का वो जो सबसे छोटा कण है जिसमें यौगिक के सारे गुण हैं, है तो चाक ही, यौगिक के सारे गुण हैं, ऐसे कण को हम अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। अणु, ये एक अणु, वो सबसे छोटा टुकड़ा चाक का, पदार्थ का, जिसमें पदार्थ के सारे गुण मौजूद हैं, लेकिन अब इसको तोड़कर अलग नहीं किया जा सकता, ऐसी चीज कहलाती है अणु। अब अणु के बारे में यह है, पहले तो यह माना गया कि अणु तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अब आज विज्ञान आगे बढ़ा है, अणु को भी देखा गया है तो अणु को भी तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर अणु को हम तोड़ देंगे तो उसके अंदर फिर वो गुण नहीं रह जाएंगे जो चाक के अंदर थे। अणु को तोड़ देंगे तो अणु टुकड़ों में बढ़ जाएगा, छोटे टुकड़ों में बन जाएगा, और वो छोटे टुकड़े कहलाएंगे परमाणु। परमाणु
और ये परमाणु तोड़े नहीं जा सकते। कहने का मतलब अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना है, और अणु किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई है और परमाणु किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, नहीं समझ में आई बात? देखो, जैसे लोहा एक तत्व है। लोहा को अगर तोड़ेंगे तो दो टुकड़े, फिर और तोड़ेंगे और छोटा, और तोड़ेंगे और छोटा, बहुत छोटा छीलन, लोहे की छीलन हो जाएगी। उस छीलन को भी तोड़ते चले जाएं तो छोटे छोटे कण बनते जाएंगे, फिर और तोड़ते तोड़ते लास्ट में जो एक अंतिम कण बचेगा जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, तो उस कण को हम कहेंगे परमाणु। या यूं कहें कि लोहे की अगर एक छड़ है, ये छड़ है लोहे की, तो इस छड़ में ऐसे 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 नन्हे 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 बहुत सारे परमाणु हैं। ये बहुत सारे परमाणु आपस में एक दूसरे में चिपके हुए हैं, और चिपके होकर तब ये लोहे की एक छड़ बनी। ये लोहे की एक छड़ बनी। ठीक है, लेकिन एक बात है कि जो जैसा ये परमाणु है वैसा ये परमाणु भी है। यानी कि लोहे के अंदर जितने परमाणु हैं सब एक जैसे। वो न्यूनतम कण, वो सबसे छोटा कण जिसके अंदर लोहे के सारे गुण हैं, उसको हम परमाणु कहेंगे। हां, ये जरूर है कि ये लोहा तब कहलाएगा एक तत्व है। ये क्या है? एक तत्व। यानी कि तत्व वो है कि एक समान प्रकार के परमाणुओं का झुंड या समान प्रकार के परमाणुओं का समूह एक साथ इकट्ठा होकर अगर ठोस या द्रव या गैस बन जाता है तो उसको हम तत्व कहते हैं। ठीक, लेकिन यहीं पर पानी जैसे है। पानी में क्या है? पानी में एक परमाणु तो हाइड्रोजन का है, एक परमाणु ऑक्सीजन का है, और एक परमाणु हाइड्रोजन का है। ऐसे अगर हम परमाणु को, पानी को देख पाते, पानी का जो सबसे छोटा कण है उसको हम देख पाते, तो कुछ ऐसा दिखता। बीच में गोल गोल गेंद जैसा, गोल गोल बड़ा सा, और उसके किनारे चिपका हुआ एक छोटी गेंद, और उसके किनारे चिपकी हुई एक छोटी गेंद। ठीक है, तो ये बन गया पानी। अब इस पानी में ये जो बीच की जो बड़ी गेंद है वो ऑक्सीजन का परमाणु है, और जो साइड की जो दो छोटी छोटी गेंदें हैं ये है हाइड्रोजन का परमाणु। तो इस प्रकार से अगर हम इस हिस्से को, इस पूरे सिस्टम को कहें तो ये कहलाएगा अणु। और ये अणु दरअसल दो तरह के परमाणुओं से मिलकर बना है। ये चीज है ऑक्सीजन का, और ये वाला पार्टिकल है हाइड्रोजन का। कहने का मतलब अणु जो है दो तरह के परमाणुओं से मिलकर बना है, और जिसमें एक ऑक्सीजन का परमाणु है और दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तो अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है, लेकिन कुछ इस प्रकार से मिलकर बना होता है कि अणु की एक निश्चित संरचना होती है जिनमें परमाणुओं का एक निश्चित अनुपात होता है। ये बात कुछ समझ में आई? कुछ समझ रहा है यहां पे? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे एक डिब्बा ले लें, एक डिब्बे में हम 50 ठू ऑक्सीजन के परमाणु डाल दें, 100 ठू हाइड्रोजन के परमाणु डाल दें, और ऐसे 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 करके मिला दें, ऐसे रख दें, तो क्या ये यौगिक बन गया? नहीं, ये यौगिक नहीं है। ये यौगिक नहीं है, इसमें अणु नहीं है जरूर इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु, लेकिन एक समान अनुपात में नहीं है। ये एक जैसे नहीं है। कहीं ऊपर देखोगे तो कहीं ऑक्सीजन ज्यादा है, नीचे देखोगे तो हाइड्रोजन ज्यादा है, कहीं इधर कहीं उधर, मिक्सअप नहीं है, एक साथ मिले नहीं है, अलग अलग है। मैं यहां पे कह रहा हूं ऑक्सीजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का एक परमाणु उसके साथ बांड बना ले या चिपक जाए, इधर हाइड्रोजन का एक चिपक जाए, तो ये जो सिस्टम बनेगा ये अणु है। ये एक अणु है। अणु को इसका अपना गुण होगा, इसमें ना तो हाइड्रोजन का गुण होगा ना ऑक्सीजन का गुण होगा, इसके अपने नए गुण बन जाएंगे। तो ऐसे जो सिस्टम है, ऐसा जो निकाय है, ऐसा जो कण है जो दो या अधिक परमाणुओं से मिलकर बना है, लेकिन उसमें जैसे एक अणु ये हो गया पानी का, ऐसा एक दूसरा अणु हो गया पानी का,
ऐसा एक तीसरा अणु हो गया पानी का, ऐसा एक चौथा अणु हो गया पानी का। समझ रहे हो ना? इन सब में क्या है, ये ऑक्सीजन है और इधर उधर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है हाइड्रोजन, लेकिन है ये सब चिपके हुए। और ऐसे में हम एक गिलास में भर दे तो ये पानी के अणु कहलाएंगे। अब तुम कहो कि एक लोटा है हमारे पास और इस लोटे में आपने यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐसे भर दिया, ऐसे भर दिया, तो ऐसे भरने से ये यौगिक नहीं बना, ये यौगिक नहीं है, ये दो अलग अलग तत्व हैं। ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से रिएक्शन करके बॉन्ड बना ले, या यूं कहें कि एक तरह से शुद्ध देसी भाषा में अगर कहें तो चिपक जाए और एक निश्चित अनुपात में सब एक जैसे दिखे देखने में, तब हम कहेंगे कि अणु है। यानी अणु की परिभाषा को अगर हम कहें तो अणु परमाणुओं का वह समूह है जिसमें तत्व एक निश्चित अनुपात में एक दूसरे से बंधे होते हैं। तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में एक दूसरे से बंधे होते हैं और अणु के अपने गुण होते हैं, अणु के अपने गुण होते हैं। मैं क्लियर कर दूं, यहां पर इसके अंदर ना तो हाइड्रोजन वाला गुण होगा ना ऑक्सीजन वाला गुण होगा, बल्कि ये एक नई चीज बन गई, इसके नए गुण होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गई बात कि अणु जो है परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु छोटा है, अणु बड़ा है। अणु बड़ी चीज है, परमाणु छोटी चीज है। परमाणुओं का जो झुंड होता है उसको हम तत्व कहते हैं और अणुओं का जो समूह होता है उसको हम यौगिक कहते हैं। पानी सूत्र H2O एक यौगिक है, इसमें दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन के परमाणु हैं, ऑक्सीजन के परमाणु हैं, लेकिन ये दोनों एक निश्चित अनुपात में मिल जाते हैं तो बनता है अणु। यहां तक क्लियर है? तो ये तो है बेटा अणु, परमाणु, तत्व और पदार्थ। क्लियर? हमको यहां पर जो पढ़ना है इस चैप्टर में, वो चैप्टर में पढ़ना है इस परमाणु की संरचना के बारे में। पहले माना गया कि यौगिक के टुकड़े किए जाए, करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि यौगिक के अणु को तोड़ना संभव नहीं होगा, और जब तोड़ना संभव नहीं होगा तो इसको कहा गया, सबसे छोटा कण उसको कहा गया अणु। फिर अणु को भी तोड़ दिया गया, आगे जाके पता चला नहीं साहब अणु को तोड़ा जा सकता है, तो अणु को अगर हम तोड़ दें तो ये परमाणु निकल आएंगे। कहा गया परमाणु तत्व का, पदार्थ का तत्व का सबसे सूक्ष्म कण है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन आखिरकार परमाणु भी तो किसी से बना होगा। अगर नहीं तोड़ा जा सकता तो इसका मतलब ये हो गया कि परमाणु सबसे छोटी इकाई है। अब इसमें कुछ भी हम करें परमाणु एक ही जैसा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि लोहा, हमने कहा ना कि लोहे की छड़ परमाणुओं से मिलकर बनी है, और हमारे पास एक सोने की छड़ है, मान लिया सोने की छड़ है, ये भी परमाणुओं से मिलकर बनी है, ये भी परमाणु है। तो अब सोचने वाली बात है कि ये भी परमाणु है और ये भी परमाणु है, ये भी परमाणुओं का झुंड है, ये भी परमाणुओं का झुंड है, तो फिर ये लोहा जैसा दिखता है, ये सोने जैसा दिखता है, ये इतना महंगा का है भाई? अगर सोने में भी परमाणु है और लोहे में भी परमाणु है, दोनों में परमाणु है और है दोनों, और खाली परमाणु है, परमाणु के अलावा कुछ और नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जनाब ये सोना और ये लोहा, ये दोनों एक जैसे क्यों है? वो अलग अलग क्यों है, एक जैसे क्यों नहीं? हाँ, ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो आखिर अंतर क्या है दोनों में? क्यों ये दोनों, एक पीला है, एक काला है, एक लोहा सस्ता है, सोना महंगा है? आखिर क्या बात? तो एक बात निकल के आती है, वो ये कि जनाब सोने का जो परमाणु है और जो लोहे का परमाणु है, इनमें कुछ अंतर जरूर है। कुछ तो बात है इनके अंदर, कुछ तो अंतर है, और उसी अंतर को पहचानने के लिए, समझने के लिए परमाणु संरचना को समझना जरूरी होगा। परमाणु भी बेटा सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है। परमाणु अपने आप में कोई एक चीज नहीं है, वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, और इन छोटे कणों का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। क्लियर? अब बात यह
आती है कि अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, ठीक है, मान लेते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, तो भाई इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, और इस लोहे वाले में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। तो अब क्या ये बताइए कि क्या लोहे वाले में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और जो सोने वाले में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, ये दोनों अलग अलग है क्या? क्या इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन अलग होता है, या इसका प्रोटॉन और इसका प्रोटॉन देखने में, कलर में, साइज में, चार्ज में अलग होता है? और अगर अलग होता है तो फिर कितने प्रकार के प्रोटॉन होते हैं? और अगर अलग नहीं होता, इसमें जो प्रोटॉन है वही प्रोटॉन इसमें, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन इसमें, तब फिर वही बात आ गई कि ये दोनों अलग अलग क्यों है? लोहा लोहा क्यों है, सोना सोना क्यों है? फिर ये एक प्रश्न उठता। हाँ, इसी चीज को समझने के लिए परमाणु के अंदर उसके टुकड़े करके देखा गया, इसको तोड़कर देखा गया, इसके अंदर क्या ऐसी व्यवस्था है। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ये रदरफोर्ड और कैथोड किरण हाई स्कूल में तुमने पढ़ा होगा, उन प्रयोगों के द्वारा साबित किया गया। और इस बार इंटरमीडिएट के कोर्स से ये चीजें हटा भी दी गई हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, इसलिए मैं उस पर जा नहीं रहा हूं। तो इतना क्लियर किया गया कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, ये बात सही है। हाँ, चाहे वो लोहे का परमाणु हो और चाहे सोने का परमाणु हो, दोनों में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जैसा होता है, प्रोटॉन है वो एक जैसा होता है, न्यूट्रॉन है वो एक जैसा होता है। यानी न्यूट्रॉन चाहे लोहे के अंदर हो चाहे सोने के अंदर हो, उसके गुण में, उसके कलर में, उसके साइज में, उसके आवेश में कोई अंतर नहीं है। इधर का न्यूट्रॉन निकाल के उधर डाल सकते हो, उधर का न्यूट्रॉन निकाल के इधर रख सकते हो, एक का इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे में जा सकता है, दूसरे वाला इधर आ सकता है, कोई फर्क नहीं है। बात क्लियर? तो कहने का अब बात ये उठती कि जब ऐसा है कि इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अलग नहीं, इससे कोई अंतर नहीं है, तो फिर वही बात, क्यों नहीं लोहा सोना बन जाता है या सोना लोहा बन जाता है? आखिर अंतर कहां पर है? तो भैया अंतर जानते कहां पर है? अंतर इसके व्यवस्था में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की व्यवस्था में। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित है और कितने व्यवस्थित है, कितने इलेक्ट्रॉन है। हो सकता है एक परमाणु में 20 इलेक्ट्रॉन हो और एक परमाणु में हो सकता है 50 इलेक्ट्रॉन हो। तो एक परमाणु जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन है और एक परमाणु जिसमें 50 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों या न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण प्रोटॉन, ये परमाणु अलग अलग होंगे। आई बात समझ? कहने का मतलब परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो एक जैसे होते हैं, लेकिन इनकी संख्या अलग अलग होती है। एक तत्व के, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वहीं पर नाइट्रोजन ले लें तो नाइट्रोजन के एक परमाणु में 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह है परमाणुओं में अंतर। इलेक्ट्रॉन तो दोनों का एक जैसा है, प्रोटॉन तो एक जैसा है, न्यूट्रॉन तो एक जैसा है, बट संख्या का अंतर है। इस संख्या के अंतर को ही हम डिफाइन करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और वो शब्द है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। ठीक है? ये परमाणु क्रमांक क्या है? किसी परमाणु में प्रोटॉनों की जितनी संख्या होती है वो उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। जैसे कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक हो गया 6। नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन, नाइट्रोजन के एक परमाणु में 7 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका मतलब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक हो गया 7। ठीक? यानी कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है वो ये बता रहा है कि उसके पास कितने प्रोटॉन है। ठीक है? और परमाणु भार क्या बताता है? परमाणु भार बताता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़कर किसी के पास कितने हैं, परमाणु के पास कितने। जैसे कार्बन के पास है, कार्बन के पास कुल 12 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ 12, यानी 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ दिया 12, तो कार्बन का परमाणु भार हो गया 12। ठीक? सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है
12 न्यूट्रॉन है, तो 11 प्रोटॉन ये और 12 न्यूट्रॉन हो, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन मिलाकर कितने हो गए? 23। तो सोडियम का परमाणु भार हो गया 23। और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना? क्योंकि परमाणु प्रोटॉन कितने? 11, प्रोटॉन है 11, तो उसका परमाणु क्रमांक हो गया 11, लेकिन परमाणु भार हो गया 23। ठीक है, ये बात समझ आई? तो यानी कि आज तुमने देखा कि परमाणु भार क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, और तत्व क्या है, पदार्थ क्या है। ठीक है, पदार्थ में अणु है, तत्व में परमाणु है। परमाणु में भिन्नता किस बात की है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या की, गुणों में नहीं। इलेक्ट्रॉन चाहे एक तत्व का हो चाहे दूसरे तत्व का हो, समान होता है। इलेक्ट्रॉन में कोई अंतर नहीं होता, हां संख्या का अंतर जरूर होता है। ठीक है, ठीक है। तो आज मैं अपने इस लेक्चर को यहां समाप्त करता हूं। आज हमने परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।